हेलो नमस्कार साथियों। मैं अनिल कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टोरीज विद अनिल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित कहानी बड़े भाई साहब लेकर प्रस्तुत हूँ। हम देखते हैं हमारे परिवारों में जिनके भी दो बच्चे होते हैं, अक्सर माँ बाप अपने बड़े बेटे से यही उम्मीद करते हैं कि वो कोई भी गलती ना करे और एक जिम्मेदार और बेहतर नागरिक बने, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर बड़ा बेटा ही खराब निकल गया तो छोटा बेटा क्या करेगा। अगर बड़ा बेटा जिम्मेदार है, एक बेहतर समझदार इंसान है, परिवार का साथ दे रहा है, तो छोटा बेटा उसके नक्शे कदम पर चलकर वो जिम्मेदारियां निभा सकता है। और इस कहानी को मैं खुद के साथ इसलिए रिलेट कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं भी अपने परिवार का बड़ा बेटा हूँ। तो आइए सुनते हैं बड़े भाई साहब। मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे, लेकिन केवल 3 दर्जे आगे। दर्जे को हिंदी में कक्षा कहते हैं, इंग्लिश में क्लास। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया था, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वह जल्दबाजी से काम लेना पसंद न करते थे। इस भावना की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे, जिस पर आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते थे, कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायदार बने। मैं छोटा था, वह बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की थी, वह 14 साल के थे। उन्हें मेरी तंबीह और निगरानी का पूरा और जन्म सिद्ध अधिकार था, और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझूं। वह स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, हरदम किताब खोले बैठे रहते, और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर, कभी किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते। कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते। कभी ऐसी शब्द रचना करते जिसमें ना कोई अर्थ होता, ना कोई सामंजस्य। मसलन एक बार उनकी कापी पर मैंने ये इबारत देखी, स्पेशल, अमीना, भाइयों भाइयों, दरअसल भाई भाई, राधे श्याम, श्रीयुत राधे श्याम। 1 घंटे तक इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था, और उनसे पूछने का साहस ना हुआ। वे 9वीं जमात में थे, मैं 5वीं में। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुँह बड़ी बात थी। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल ना लगता था। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था। मौका पाते ही हॉस्टल से निकल मैदान में आ जाता, और कभी कंकड़ियाँ उछालता, कभी कागज़ की तितलियाँ उड़ाता, और कहीं कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या। कभी चारदीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं, कभी फाटक पर सवार उससे आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का विरौध रूप देखकर मेरे प्राण सूख जाते। उनका पहला सवाल यह होता, कहाँ थे? हमेशा यही सवाल इसी ध्वन में हमेशा पूछा जाता था, और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। ना जाने मेरे मुंह से ये बात क्यों ना निकलती थी कि ज़रा बाहर खेल रहा था। मेरा मौन कह देता था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है, और भाई साहब के लिए इसके सिवा और कोई इलाज ना था। स्नेह और रोष से मिले हुए शब्दों में मेरा सत्कार करें। इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो ज़िंदगी भर पढ़ते रहोगे और हर्फ ना आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले। ना ही ऐरा गहरा नत्थु खैरा सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते हैं। यहाँ रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती हैं और खून जलाना पड़ता है, तब कहीं ये विद्या आती है। और आती क्या है? हाँ, कहने को आ जाती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर रहा। और मैं कहता हूँ, तुम कितने घोंगा हो कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। मैं कितनी मेहनत करता हूँ, ये तुम अपनी आंखों से देखते हो। अगर नहीं देखते हो तो ये तुम्हारी आंखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। इतने मेले तमाशे होते हैं, मुझे तुमने कभी देखने जाते देखा? रोज ही क्रिकेट और हॉकी मैच होते हैं, मैं पास नहीं भटकता, हमेशा पढ़ता रहता हूँ। उस पर भी 1-1 दर्जे में 2-2, 3-3 साल पढ़ा रहता हूँ। फिर भी तुम कैसे आशा करते हो कि तुम यूँ खेल कूद में वक्त गंवाकर पास हो जाओगे? मुझे तो 2 ही 3 साल लगते हैं, तुम उम्र भर इसी दर्जे में पढ़े सड़ते रहोगे। अगर तुम्हें इस तरह उम्र गंवानी है तो बेहतर है घर चले जाओ और मजे से गुल्ली डंडा खेलो। दादा की गाड़ी कमाई के रुपए क्यों बर्बाद करते हो? मैं ये लताड़ सुनकर बस आंसू बहाने लगता। जवाब ही क्या था? अपराध तो मैंने किया, लताड़ कौन से? भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे। ऐसी ऐसी लगी बातें कहते, ऐसे ऐसे सूखती बाढ़ चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत टूट जाती। इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति अपने में तो मैं पाता नहीं था, और उस निराशा में जरा देर के लिए सोचने लगता, क्यों ना घर चला जाऊँ। अब जो काम मेरे बूते के बाहर है उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी ज़िंदगी खराब करूँ।
मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, लेकिन उतनी मेहनत नाबाबा ना। मुझे तो चक्कर आ जाता था, लेकिन घंटे 2 घंटे के बाद निराशा के बादल छट जाते और मैं इरादा करता कि आगे से खूब जी लगा कर पढ़ूंगा। चटपट एक टाइम टेबल बना डालता, बिना पहले से नक्शा बनाए, कोई स्कीम तैयार किए काम कैसे शुरू करूँ। टाइम टेबल में खेल कूद की मत बिल्कुल उड़ जाती। प्रातःकाल उठना है, 6 बजे मुंह हाथ धो नाश्ता करना है, पढ़ने बैठ जाना। 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक हिसाब, 9 से 9:30 तक इतिहास, फिर भोजन और फिर स्कूल। 3:30 बजे स्कूल से वापस आकर आधा घंटा आराम, 4 से 5 भूगोल, 5 से 6 तक ग्रामर, आधा घंटा हॉस्टल के सामने ही टहलना, 6:30 से 7 तक अंग्रेजी कॉम्पोजिशन, फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद, 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 तक विविध विषय और उसके बाद विश्राम। मगर टाइम टेबल बना लेना एक अलग बात है, उस पर अमल करना दूसरी बात। पहले ही दिन उसकी अवहेलना शुरू हो जाती। मैदान की वह सुखद हरियाली, हवा के हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की तरह उछल कूद, कबड्डी के वह दांव घात, वॉलीबॉल की तरह तेजी फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती। और वहाँ जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता। वह जानलेवा टाइम टेबल, आँख मूंद पुस्तकें किसी को याद ही नहीं रहती, और भाई साहब को नसीहत और फजीयत का अवसर मिल जाता। मैं उनके साय से भागता, उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता। कमरे में इस तरह दबे पांव आता कि उन्हें खबर ना हो। उनकी नज़र मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले। हमेशा सिर पर एक नंगी तलवार सी लटकती मालूम होती। फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है। मैं भी फटकार और घुड़कियाँ खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार न कर सकता। सालाना इम्तहान हुआ, भाई साहब फेल हो गए, मैं पास हो गया और दर्जे में प्रथम आया। मेरे और उनके बीच में केवल 2 साल का अंतर रह गया। जी में आया कि भाई साहब को आड़े हाथे लूँ और कहूँ, आपकी वह घोर तपस्या कहाँ गई, मुझे देखिए, मज़े से खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी हूँ। लेकिन वह इतने दुखी और उदास थे कि उनसे दिली हमदर्दी हुई और उनके घाव पर नमक छिड़ने का विचार ही मैंने छोड़ दिया। हाँ, अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ और आत्मसम्मान भी बढ़ा। भाई साहब का वह रौब मुझ पर ना था। आज़ादी से खेल कूद में शरीक होने लगा, दिल मजबूत था। अगर उन्होंने फिर फजीयत की तो साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया, मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया। जवान से हेकड़ी जताने का साहस ना होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का वह आतंक मुझ पर अब नहीं चलेगा। भाई साहब ने इसे भांप लिया। उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी। एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडे की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े। देखता हूँ इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए तो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मगर भाईजान, घमंड तो बड़े बड़ों का नहीं रहा, तुम्हारी क्या हस्ती है। इतिहास में रावण का तो हाल पढ़ा ही होगा ना। उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया है, या यूं ही पढ़ गए। महज इम्तहान पास कर लेना कोई चीज़ नहीं, असल चीज़ है बुद्धि का विकास। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। रावण भूमंडल का स्वामी था, ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं। आजकल अंग्रेजों के राज्य का विस्तार बहुत बड़ा हुआ है, पर इन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। संसार में अनेकों राष्ट्र अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वाधीन है। रावण चक्रवर्ती राजा था। संसार के सभी महीप को राजा भी कहते हैं, उसे कर देते थे। बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे। आग और पानी के देवता भी उसके दास थे। मगर उसका अंत क्या हुआ? घमंड ने उसका नामो निशान तक मिटा दिया। कोई उसे एक चुल्लू पानी देने वाला भी ना बचा। आदमी और जो चाहे को कर्म कर ले, सब माफ हो जाते हैं, पर अभिमान ना करे, इतराए ना। अभिमान किया तो 3 दुनिया दोनों से गया। शैतान का हाल भी पड़ा ही होगा। उसे भी ये अभिमान हुआ था कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई है ही नहीं। अंत में क्या हुआ? स्वर्ग से नर्क में ढकेल दिया गया। शाहिरूम ने भी एक बार अहंकार किया था, भीख मांग मांग कर मर गया। तुमने तो अभी केवल 1 दर्जा पास किया और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया। तब तो तुम आगे बढ़ चुके। यह समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से पास नहीं हुए, अंधे के हाथ बटेर लग गई। मगर बटेर केवल एक बार हाथ लगती है, बार बार नहीं लग सकती। कभी कभी गुल्ली डंडे में भी आधा चोट निशान पड़ जाता है, लेकिन इससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता। सफल खिलाड़ी वह है जिसका कोई निशाना खाली न जाए। मेरे फेल होने पर मत जाओ। मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा। जब अलजबरा और ज्योमेट्री को लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं है। 8 तो हिंदी ही गुजरे हैं। कौन सा खांड किस हिंदी के समय में हुआ है, क्या ये याद कर लेना तुम आसान समझते हो? हिंदी 7वें की जगह अगर हिंदी 8वां लिखा तो सब नंबर गायब, सपाचक। सिफर भी ना मिलेगा, सिफर भी। सिफर को हिंदी में शून्य कहते हैं, इंग्लिश में 0। हो किस ख्याल में? दर्जनों तो जेम्स हुए, दर्जनों विलियम, कोड़ियों चार्ल्स,
दिमाग चक्कर खाने लगता है, आंधी रोग हो जाता है। इन अभावों को नाम भी न जुड़ते थे, एक ही नाम के पीछे 2M 100M 4 पंजुम लगाते चले गए। अरे मुझसे पूछते 10 लाख नाम बता देता, और ज्योमेट्री तो बस खुदा की पनाह है। आ बा जा की जगह आ जा बा लिख दिया तो सारे नंबर कट गए। अरे कोई निर्दयी इम्तिहानों से नहीं पूछता कि आखिर आ बा जा और आ जा बा में क्या फ़र्क है, और व्यर्थ की बात के लिए क्यों छात्रों का खून करते हो। अब एक बात बताओ, दाल भात रोटी या भात दाल रोटी खाई, इसमें क्या रखा है। मगर इन परीक्षकों को क्या परवाह है, वो तो बस वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है। चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर रट डालें, और इसी रटंत का नाम शिक्षा रख छोड़ा है। और आखिर इन बेसर पैर की बातों के पढ़ने से क्या फ़ायदा है। इस रेखा पर वह लंब गिरा तो 2 आधार पर लंब से 2 गुना हो जाएगा। पूछिए इससे क्या प्रयोजन है। अरे दुगना नहीं 4 गुना हो जाए, आधा ही रहे मेरी भला से। लेकिन परीक्षा में पास होना है तो ये सब खुराबात तो याद करनी पड़ेगी। कह दिया कि समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। अब आप अपनी कापी सामने खोले, कलम हाथ में लिए, उसके नाम को रोइए। अरे कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बड़ी अच्छी होती है, इससे आदमी के जीवन में संयम आता है, दूसरों का उस पर स्नेह होने लगता है, उसके कारोबार में उन्नत होती है। लेकिन इस जरा सी बात पर 4 पन्ने कैसे लिखें। जो बात एक वाक्य में कही जा सके उसे 4 पन्नों में लिखने की क्या जरूरत है। अरे मैं तो इसे हिमाकत कहता हूं। यह तो समय की किफायत नहीं बल्कि उसका दुरुपयोग है। व्यर्थ में किसी बात को ठूंस दिया जाए। हम चाहते हैं आदमी को जो कुछ कहना वो चटपट कह दे, अपनी राह दे, मगर नहीं, आपको 4 पन्ने रंगने पड़ेंगे, चाहे जैसे लिखिए, और पन्ने भी पूरे फुल स्केप के आकार के हों। ये छात्रों पर अत्याचार नहीं तो और क्या है। अनर्थ तो यह है कि कहा जाता है कि संक्षेप में लिखो। समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। ठीक, संक्षेप में तो 4 पन्ने हुए नहीं, शायद 200 पन्ने लिखवा देते। तेज भी दौड़ी और धीरे धीरे भी। उल्टी बात है कि नहीं। बालक भी इतनी सी बात समझ सकता है, लेकिन इन अध्यापकों को इतनी तमीज भी नहीं है। उस पर दावा है कि हम अध्यापक हैं, मेरे दर्जे में आओगे लाला तो इस सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे। तब आटे दाल का भाव मालूम होगा तुमको। जो इतना इतराते घूमते हो ना, सब भूल जाओगे। इस दर्जे में अब्बल आ गए तो ज़मीन पर पाँव नहीं लगते। इसलिए मेरा कहना मानिए, लाख फेल हो गया लेकिन तुमसे बड़ा हूँ। संसार का मुझे तुमसे कहीं ज़्यादा अनुभव है। जो कुछ कहता हूँ उसे गिरह बांधिए, नहीं तो पछताइएगा। स्कूल का समय निकट था, नहीं तो ईश्वर जाने उस दिन उपदेश माला कब समाप्त होती। भोजन तो आज मुझे बिल्कुल ही बेस्वाद निस्वाद सा लग रहा था। जब पास होने पर यह तिरस्कार हो रहा है तो फेल हो जाने पर शायद प्राण ही ले लिए जाते। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था उसने मुझे भयभीत कर दिया। स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, यही बड़ी बात है मेरे लिए तो। लेकिन इतने तिरस्कार पर भी पुस्तकों में मेरी अरुचि ज्यों की त्यों बनी रही। मुझे पुस्तकों से, पढ़ाई से कोई भी रुचि नहीं जागी। खेलकूद का कोई भी अवसर मैं अपने हाथ से न जाने देता। पढ़ता भी मगर बहुत कम, बस इतना ही कि रोज़ का टास्क पूरा हो जाए और दर्जे में जलील ना होना पड़े। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था वह फिर लुप्त हो गया और फिर से चोरों जैसा जीवन काटने लगा। एक बार फिर से सालाना इम्तहान हुआ और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर पास हुआ और भाई साहब फेल हो गए। मैंने बहुत मेहनत नहीं की, पर ना जाने कैसे दर्जे में फिर से अव्वल आ गया। मुझे खुद आश्चर्य हुआ, हैरानी हुई। भाई साहब ने प्राणांतक परिश्रम किया, कोर्स का एक एक शब्द चाट गए थे। 10 बजे रात तक इधर, 4 बजे भोर से उधर, 6 से 9:30 तक स्कूल जाने के पहले। मुद्रा कांतिहीन हो गई थी मगर बेचारे फेल हो गए। मुझे उन पर दया आती थी। नतीजा सुनाया गया तो वे रो पड़े और मैं भी रोने लगा। अपने पास होने की खुशी याद ही हो गई। मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब का इतना दुख ना होता, लेकिन विधि की बात कौन टाले। मेरे और भाई साहब के बीच में अब केवल 1 दर्जे का अंतर रह गया। मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय हुई कि कहीं भाई साहब 1 साल और फेल हो जाएं तो मैं उनके बराबर हो जाऊं। फिर वे किस आधार पर मेरी फजीयत कर सकेंगे। लेकिन मैंने इस कमीने विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल डाला। आखिर वह मुझे मेरे हित के विचार से ही तो डांटते हैं। मुझे इस वक्त अप्रिय लगता है अवश्य, मगर वह शायद उनके उपदेशों का ही असर है कि मैं दनादन पास हो जाता हूँ और इतने अच्छे नंबरों से। अब भाई साहब थोड़े नरम पड़ गए थे। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। शायद अब वे समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा, या रहा भी है तो बहुत कम। मेरी आज़ादी भी बढ़ी, स्वच्छंदता भी बढ़ी। मैं उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं पास हो ही रहा हूँ, पढ़ूँ या ना पढ़ूँ मेरी तो तकदीर बलवान है। इसलिए भाई साहब
कि डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वह भी बंद हो गया। इसी बीच मुझे एक नया शौक पैदा हो गया। मैंने ना कनकौवे उड़ाने का एक नया शौक पाल लिया और अब सारा समय पतंगबाजी की भेंट होता था। फिर भी मैं भाई साहब का अदब करता था और उनकी नज़र बचाकर कनकौवे उड़ाता था। माजा देना, कन्ने बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारियां करना आदि समस्याएं सब गुप्त रूप से हल की जाती थी। मैं भाई साहब को ये संदेह न करने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नज़रों में अब कम हो गया है। एक दिन संध्या समय हॉस्टल से दूर मैं एक कनकौवा लूटने बेतहासा दौड़ा जा रहा था। आंखें आसमान की ओर थीं और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर जो मंदगति से झूमता पतन की ओर चला आ रहा था, मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने आ रही हो। बालकों की पूरी सेना लग गए झाड़दार बांस लिए इसका स्वागत करने को दौड़ी आ रही थी। किसी को अपने आगे पीछे की कोई खबर ना दी। सभी मानो उस पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे थे, जहाँ उन्हें लग रहा था कि सब समतल है, ना कोई गाड़ी है, ना कोई मोटर कारें हैं, ना कोई ट्राम है, ना कोई गड्ढे हैं, ना कुछ भी। बस अपनी ही धुन में दौड़े चले आ रहे थे। अचानक से भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई, जो शायद बाजार से लौट रहे थे। उन्होंने वहीं मेरा हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से बोले, इन बाजारी लौंडों के साथ धेले के कनकौवे के लिए दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें इसका भी कुछ लिहाज नहीं है कि नीची जमात में नहीं हो बल्कि 8वीं जमात में आ गए हो। मुझसे केवल 1 दर्जा नीचे हो। आखिर आदमी को कुछ तो अपने पोजीशन का ख्याल करना चाहिए। एक ज़माना था कि लोग 8वां दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे। अरे मैं कितने ही मिडिलचियों को जानता हूँ जो आज अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट या सुपरिंटेंडेंट। कितने ही 8वीं जमात वाले हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक हैं। बड़े बड़े विद्वान उनकी मातहती में काम करते हैं, और तुम उसी 8वीं दर्जे में आकर बाजारी लौंडों के साथ कनकौवे के लिए दौड़ रहे हो। तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती? मुझे तुम्हारी इस कमअक्ली पर दुख होता है। तुम जहीन हो, इसमें शक नहीं, लेकिन वो जहन किस काम का जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर डाले। तुम अपने दिल में समझते होगे कि मैं भाई साहब से महज 1 दर्जा नीचे हूँ और अब उन्हें मुझको कुछ कहने का हक नहीं, लेकिन ये तुम्हारी गलती है। तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और चाहे आज तुम मेरी ही जमात में आ जाओ और परीक्षकों का यही हाल है तो निसंदेह अगले साल तुम मेरे समकक्ष हो जाओगे और शायद 1 साल बाद मुझसे आगे भी निकल जाओगे। लेकिन मुझ में और तुम में जो 5 साल का अंतर है उसे तुम क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा रहूँगा। मुझे दुनिया का और ज़िंदगी का जो तजर्बा है तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते, चाहे तुम MA और D.Litt और D.Phil कोई भी डिग्री क्यों ना हासिल कर लो। समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती है, दुनिया देखने से आती है। हमारी अम्मा ने कोई दर्जा नहीं पास किया और दादा भी शायद 5वीं 6ठी जमात के आगे नहीं गए, लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विद्या पढ़ लें, अम्मा और दादा को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। केवल इसलिए नहीं कि वो हमारे जन्मदाता हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का सबसे ज़्यादा तजर्बा है और रहेगा। अमेरिका में किस तरह की राज व्यवस्था है और 8वें हेनरी ने कितने ब्याह किए और आकाश में कितने नक्षत्र हैं, ये बातें चाहे उन्हें ना मालूम हो, लेकिन हज़ारों ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान उन्हें हमसे और तुमसे ज़्यादा है। भगवान ना करे आज मैं बीमार हो जाऊं तो तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे। दादा को तार देने के सिवा तुम्हारे पास और कोई उपाय नहीं सूझेगा, लेकिन तुम्हारी जगह अगर दादाजी हों तो किसी को तार नहीं देंगे, ना ही घबराएंगे, ना ही परेशान होंगे। पहले तो खुद मर्द पहचान कर इलाज करेंगे, उसमें सफल ना हुए तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। बीमारी तो खैर बड़ी चीज़ है। हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्च महीना भर कैसे चलाया जाए। जो कुछ भी दादाजी भेजते हैं उसे हम 20-22 तक खर्च कर डालते हैं, फिर पैसे पैसे को मोहताज हो जाते हैं। नाश्ता बंद हो जाता है, धोबी और नाई से मुँह चुराने लगते हैं। लेकिन जितना आज हम और तुम खर्च कर रहे हो उसके आधे में दादा ने अपनी उम्र का बड़ा भाग इज्जत और नेकनामी के साथ निभाया है और कुटुंब का पालन किया है, जिसमें सब मिलकर 9 आदमी थे। अपने हेडमास्टर साहब को ही दे MA है कि नहीं, और यहाँ से नहीं ऑक्सफोर्ड के। 1000 रुपये पाते हैं, लेकिन उनके घर का इंतजाम कौन करता है? उनकी बूढ़ी माँ। अब बताइए, हेडमास्टर साहब की डिग्री यहाँ आकर तो बेकार हो गई। पहले घर का खुद इंतजाम करते थे, खर्च पूरा नहीं पड़ता था, हमेशा कर्जदार रहते थे। लेकिन जब से उनकी माता जी ने प्रबंध अपने हाथ में लिया है ना, जैसे घर में लक्ष्मी आ गई। तो भाईजान ये गरूर जो दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए हो और अब स्वतंत्र हो। मेरे देखते तुम बेराह नहीं चल पाओगे। अगर तुम यूँ ना मानोगे तो मैं तुम्हें इसका प्रयोग भी कर सकता हूँ। बड़े भाई ने थप्पड़ दिखाकर उसको इशारा किया। मैं जानता हूँ कि तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही हैं। मैं उनकी इस नई युक्ति से नतमस्तक हो गया। मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हुआ और भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। मैंने सजल आंखों से कहा, हरगिज नहीं, आप जो फरमा रहे हैं वो बिल्कुल सच है और आपको उसको कहने का पूरा अधिकार है। भाई साहब ने मुझे गले लगा लिया और बोले, मैं कनकौवे उड़ाने को मना नहीं करता, मेरा भी जी लग जाता है, लेकिन क्या करूँ? अगर खुद बेराह चलूँ तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूँगा?
ये कर्तव्य भी तो मेरे सिर पर है। संयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकौवा हमारे ऊपर से गुजरा। उसकी डोर लटक रही थी। लड़कों का एक गोल पीछे पीछे दौड़ रहा था। अब भाई साहब तो लंबे हैं ही। उछल कर उन्होंने उसकी डोर पकड़ ली और बेतहासा हॉस्टल की तरफ दौड़े। मैं भी पीछे पीछे दौड़ रहा था। धन्यवाद साथियों। अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसी ही कहानियाँ हम आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। और आपका जो भी सुझाव है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। धन्यवाद।